जैसे हम मनोहरलाल खट्टर महेंद्रगढ़ जिले में आए थे जनसंवाद कार्यक्रम के लिए। जी जी। तो हमने आपके सोशल अकाउंट से देखा था, आपकी लाइव आई थी कि आप भी महेंद्रगढ़ आ रहे हो, आप आए क्यों नहीं, क्या कारण था? मैं आया था जी, और डहीना पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और 100 से ज्यादा पुलिस वाले थे वहां पर। जैसे मैंने लाइव किया वैसे ही सीआईडी डीएसपी का मेरे पास फोन आया, शर्मा जी क्या प्रोग्राम है। मैंने ये कहा जी मैं दोगड़ा ईद आ रहा हूँ, खट्टर साहब से 4 सवाल करूंगा। भाई दोगड़ा ईद की 2 बच्ची है जिसके साथ कोरोना महामारी के अंदर बलात्कार हुआ था। आज तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। वैसे तो वो बच्ची मर चुकी है, लेकिन जो उसकी आत्मा है ना वो दोगड़ा ईद के इर्द गिर्द घूम रही है। तो मैंने ये कहा था लाइव में, खट्टर साहब आप वापिस चले जाओ, दोगड़ा ईद में मत आ जाना, क्योंकि दोगड़ा ईद की जो जमीन है वो फट जाएगी, उसके अंदर आप समा जाओगे। तो डहीना पुलिस ने 100 से ज्यादा पुलिस वालों ने मुझे वहां अरेस्ट कर लिया। कोई आतंकवादी था क्या? मतलब बीजेपी का प्रोग्राम होता है जब भी मेरे को एक दिन पहले बंद कर देते हैं। मेरी उम्र 55 साल की, 73 मेरे ऊपर केस चल रहे हैं। यही 506 के बीजेपी के फलाने नेता को जान से मारने की धमकी दी थी। 107 51 का शांति भंग करता है, बीजेपी के प्रोग्राम में आके ये गुंडागर्दी करता है। मैंने क्या गुंडागर्दी कर दी? क्या मैं सवाल नहीं करूं? मैं भूपेंद्र हुड्डा से सवाल करूं? जब हरियाणा का सीएम मनोहरलाल खट्टर है तो खट्टर ही से तो सवाल करूंगा, और किससे सवाल करूंगा? एक बात बताओ, मैं ये एक दूसरा सवाल ये कर रहा था, भाई जो ये बेटियां बैठी हुई है जंतर मंतर पर, ये कहाँ की है? अरे वो तो हरियाणा की, हमारे हरियाणा की। मान लो थोड़ी देर के लिए राजस्थान की भी होती, बिहार की होती, गुजरात की होती, बंगाल की होती, जब भी तो सवाल कर सकते हैं। क्यों नहीं बोल रहा मनोहरलाल खट्टर? इन्होंने तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रखा है, और गाय के नाम से, बेटियों के नाम से वोट ले जाते हैं। लेकिन ना तो इनके घर में, किसी भी एक नेता के घर में गौ है, किसी भी नेता के घर में गौ नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इनके घर में कुत्ते मिल जाएंगे, वो भी डबल बेड के ऊपर। इन्होंने आज तक गौ को रोज एक रोटी नहीं दी होगी, सिर्फ ये गौ के नाम से राजनीति करते हैं। आज देख लो देश के अंदर महंगाई कितनी है, आसमान छू रही है। और मैं आज आपके एरिया में बैठा हूँ महेंद्रगढ़ जिले में। मैं 15 साल से लगातार महीने 1.5 महीने में आता हूँ, और 15 साल से इस एरिया को देख रहा हूँ। 15 साल पहले जैसा पहले था आज भी वैसा ही है। इस एरिया का किसी ने उद्धार नहीं किया। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, युवा जो साथी है हमारे जिले के युवा बच्चों से, अपनी बहनों से, अपनी माताओं से जो ताकत आई है, सबसे मैं एक बात कहने आया हूँ, अपने बच्चों को तैयार कर लो 2024 के लिए। नहीं ये लुटेरे आज हरियाणा को बिल्कुल लूट लिया है लुटेरों ने। आज आप लोग कितना टैक्स देते हैं? सुबह उठते ही छोटा सा बच्चा टैक्स देने लग जाता है, दूध पीता है, चाय पीता है, कितना भारी टैक्स है उसके ऊपर। कोई दवाई ले ली, इसको बुखार जुकाम खांसी सर दर्द हो गया, 1 रुपए का 2 रुपए का पत्ता वो 120 और 130 रुपए प्रिंट होता है। तो आज हरियाणा के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इतना भारी टैक्स हो रहा है, लेकिन महेंद्रगढ़ जिले का आज तक कोई उधार नहीं दिया। मैं तो गुड़गांव में भी अभी आज तक चैनल वालों ने मुझे बुलाया, मेरे से कहने लगे भाई साहब आपका आज तक चैनल पे इंटरव्यू है। मैं इंटरव्यू में बैठ गया, उससे पहले मेरे को बुला रहे। तो उन्होंने ये कहा अब पहले कितनी ट्रेनें चलती थी, अब कितनी हो गई, पहले रोड कैसे थे, अब इतने बढ़िया रोड हो गए, वो मेरे को पढ़ा रहे। मैंने बोला मगर मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को नरेंद्र मोदी ने पढ़ा के भेजा है, बीजेपी के नेता ने। और मैं फिर से महेंद्रगढ़ की जनता को ये बात कहना चाहता हूँ, और मैंने उस दिन आज तक के चैनल में ये गई थी, आपको बिहार जाने की जरूरत नहीं है। और भी कई मीडिया वाले साथी बाहर आ गए थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, भाई साहब आप कहाँ से आए हो? मैंने बोला मगर भाई मैं बिहार से आया हूँ। बोला आप तो अभी हरियाणा को बता रहे थे। मैंने बोला यार हरियाणा में तो बिहार है, बोल कहाँ है? मगर दक्षिण हरियाणा देख लो, महेंद्रगढ़ देख लो, नारनौल देख लो, नागर चौधरी देख लो, कलीना देख लो, अकेली देख लो, क्या उद्धार हुआ है? आज तक किसी ने नेता ने कोई उद्धार नहीं किया। और मैं तो युवा बच्चों से ये बात कहना चाहता हूँ, आप लोग जग जाओ, नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत बुरा हाल हो जाएगा। आज महेंद्रगढ़ जिले के एक गांव की मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ के बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को पता है यहाँ कौन से गांव में कितने हाथ में छुआ है और कितने हाथ में पानी, कौन से गांव में खारा है और कौन से में मीठा। क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, और गरीब परिवार से। तो मैं सभी युवा बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ, इन लुटेरों से बच लो, और आने वाले टाइम में बीजेपी के किसी भी नेता को गांव में मत घुसने देना। राजेश जी, जैसे हम बात कर रहे थे, आपने ये कहा था कि मेरे मुख्यमंत्री से 4 मांगे थी जी। आपने 2 मांगों का जिक्र किया, एक तो खिलाड़ियों की मांगों वाला, और एक जो आप यहाँ रहे थे डहीना पुलिस ने आपने रोक लिया था। देखो कौन सी मांग थी वो बताइए।
मेरी सबसे पहली मांग तो ये थी, दोंगड़ा है की बच्ची को अब तक इंसाफ नहीं मिला है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरी मांग ये थी, अब जो खिलाड़ी जो धरने पर बैठी हुई है उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? बीजेपी के नेता उनके पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे? आज जितने भी इंडिया में बलात्कार हुए ज्यादातर बीजेपी के नेताओं का हाथ है और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तीसरी मेरी मांग ये थी, भाई हरियाणा में जो सरकारी स्कूल है ये सरकार क्यों बंद कर रही है? अरे स्कूलों की तो जरूरत है। चौथी मेरी मांग थी बेरोजगारी की। अब हर घर में युवा बेरोजगार बैठा है। 16 सितंबर 2016 तक पूरे इंडिया के अंदर किसी नेता को भी ध्यान नहीं है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता सकता हूँ, 16 सितंबर 2016 को इस बीजेपी सरकार ने बेरोजगारी का सर्वे बंद कर दिया था। उसके बाद ना आपको पता ना मुझे पता कितने % लोग बेरोजगार हैं। लेकिन मैं महेंद्रगढ़ जिले के और नारनौल के आसपास के नांगल चौधरी के हथेली के कलीना के इन गाँव में बता सकता हूँ, हर गाँव में हर घर में बेरोजगार पढ़ा लिखा बैठा है। हमारी बहनें बैठी है, जो हमारी भाइयों की जो शादी हुई, बच्चों की शादी, वो पढ़ी लिखी बहुएं बेरोजगार बैठी है। तो इस एरिया का तो मुझे पता है, हर घर में बेरोजगार बैठे हैं। देखो, मैं एक बात कहना चाहूंगा, रामविलास शर्मा भी है, वो भी शर्मा है, मैं भी शर्मा हूँ, लेकिन मैं सच्चाई बिल्कुल सच बोलने वाला हूँ, डरने वाला नहीं हूँ। जो गलत करेगा उसके लिए गलत कहूंगा। अभी देखा सतनाली के अंदर 3-4 दिन पहले क्या हुआ है? अरे एक 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया। जो ये साधु मांगने वाले जो घूमते हैं ना, उन्होंने बलात्कार कर दिया। क्या हुआ कि कहाँ गई ये सरकार, कहाँ गए यहाँ के नेता, कहाँ है रामविलास शर्मा? मैं पूछ रहा हूँ। वैसे तो बीजेपी का पिछवाड़ा चाटते रहते हैं और 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गए। उस नन्ही बच्ची को जिसको बोलना नहीं आया, कितना बड़ा घिनौना काम है। इन लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको। गांव में ये मुंह उठा के कैसे चले जाते हैं? जैसे राजेश जैसे हम बात कर रहे थे, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी जनसंवाद कार्यक्रम के लिए आए थे। सीएम गांव के भी एक व्यक्ति ने आवाज उठाई थी कि उसको कैंसर है, उसका इलाज करवाया जाए। सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वहीं ऑन द स्पॉट दिशा निर्देश दी थी, उसके बावजूद 4-5 दिन बाद व्यक्ति है वो एक्सपायर हो गया। देखो, मैं अभी सीमा गांव में जो बच्चा एक्सपायर हुआ है उसकी उम्र 32-33 साल थी। वो अपने घर में एक ही कमाने वाला था, 2 उसके छोटे भाई है, उसके ना उसके माँ है ना उसके बाप है। सीएम साहब का जब यहाँ प्रोग्राम था तो उन्होंने गुहार लगाई थी, अब भाई हमारा बच्चा बीमार है, हम गरीब आदमी है, इसका इलाज करवाए थे। 25 तारीख को सीएम साहब आए थे और 29 तारीख को वो बच्चा एक्सपायर हो गया। सबसे बड़ी तो दुख की बात ये, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा भगवान उसको अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन सीएम साहब ने अपने नारनौल के सीएमओ को ये कह दिया था, अब भाई इनका जल्दी से जल्दी इलाज हो। अब मैं आपको सारी पोल खोल देता हूँ सच्चाई के साथ। सीएम साहब के गांव-गांव में दौरे चल रहे हैं, सभी जगह ये नोटंकी, नाटक, ड्रामेबाजी चल रही है। कोई आएगा, सर मेरी पेंसिल नहीं बन रही, मेरी माँ की पेंसिल कट गई, हमारा इतना बिल आ गया, अरे इसके लिए ये नंबर लिखो, अरे इनका अभी काम होना चाहिए, इनका अभी होना चाहिए। पब्लिक सोचेगी 10-20 ने सवाल कर दिए, हजारों की भीड़ हो जाती है, सिविल ड्रेस में ये पुलिस वाले बैठा देते हैं, मीडिया इनकी, सब कुछ इनका, तो उसमें ये सोचेंगे भाई सीएम साहब ने तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर दिया। आठ के आठ लोगों की समस्या सुन रही है, पूरे हरियाणा में किसी की कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब देखा 29 तारीख को वो बच्चा चला गया, मेरे खुद के आंसू आ गए वहां पर। सीएम साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, उस परिवार में वही बच्चा कमाने वाला था, उसके ना उसके माँ है ना उसके बाप है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप में इंसानियत 1% हो, 1% भी अगर इंसानियत हो, तो उस परिवार के उसके छोटे भाई को डीसी रेट पे नौकरी लगवाई जाए। मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं मांग रहा भाई, उसको हरियाणा पुलिस में भर्ती कर दो, उसमें उसको फौज में भर्ती कर दो, अरे डीसी रेट पे कहीं भी लगा दो उसको, चाहे उसको स्कूल में लगा दो, पानी पिलाने के लिए, चाहे साफ सफाई के लिए, किसी चीज के लिए लगाओ। लेकिन आज उस परिवार को डीसी रेट की नौकरी की जरूरत है, उस परिवार की इतनी आर्थिक स्थिति कमजोर है। ये तो एरिया मरा पड़ा है, ये जो जहाँ मैं बैठा हूँ ये एरिया बिल्कुल शांत है, यहाँ के लोग आवाज उठाते नहीं तो रेवाड़ी साइड में आओ, रेवाड़ी साइड में जब भी बीजेपी का प्रोग्राम होता है मुझे बंद कर देते हैं, क्योंकि पता है ना ये बोलेगा, ये सच्चाई बताएगा, मेरे को ध्यान है ना,
से लेकर जड़ तक ज्ञान है। बीजेपी के नेता को किसी को बिठा लो डिबेट के अंदर, एक भी आदमी मेरे साथ डिबेट में बैठने को तैयार नहीं है, मैं उनको डिबेट में दो दूं। और मैं फिर से सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये बच्चा सीमा का एक्सपायरी है, उसके छोटे भाई को हाथ जोड़ के प्रार्थना है सीएम साहब, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, उसको ज्यादा नहीं तो डीसी रेट पर नौकरी जरूर दीजिए। राजेश जी, जैसे मैं बात कर लेता हूँ, सीएम साहब जनसंवाद कार्यक्रम के लिए आए जी, काफी दूर दूर तक चर्चा चली इस बात की जी, मीडिया के अंदर भी, काफी सोशल मीडिया के अंदर भी हमने देखा, काफी लोगों ने यहाँ तक लिख दिया कि सीएम साहब को तो हहीर गांव के अंदर बंधक बना दिया गया। क्या कहोगे इस पूरे मामले में? देखो, चर्चा दक्षिण हरियाणा में नहीं, पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये चर्चा चली। अब भाई हरियाणा का सीएम डोंगरा हीर का गांव के अंदर बंद कर दिया, जेल बना दी सीएम की, और ये तो पुलिस ने मेरे को रोक लिया। उस जेल के तो मैं ताला लगा देता, उस जेल के तो मैं ताला लगा देता। एक बात बताओ, सीएम साहब कह रहे अब भाई आज इस गांव में ये चीज बनेगी, फिर उसके बाद दूसरे गांव की कह देते हैं। अरे थूक कर चाटने वाली बातें हैं, काट का उल्लू है सीएम, मत कहो वो सीएम के लायक नहीं है। 2024 में देख लेना, और 2024 के बाद ये आदमी किसी गांव का पंच भी बन जाए ना, तो मैं पूरी जिंदगी मुंह कटा के रखूं। ये काहे का सीएम है? ये तो झूठे हैं, ये तो झूठे 75 पार का नारा लगा दिया इन्होंने। कितनी सीट आई थी इनकी? जो दुष्यंत जो डिप्टी सीएम की सीट के लालच में आज जो शराब का, दारू का जो ठेकेदार बना बैठा है ना, डिप्टी सीएम नहीं है ये, देसी शराब और अंग्रेजी शराब का ठेकेदार है, जो भू माफिया है शराब का। इसने लालच में आके और 10 एमएलए को भेज दिया, 10 एमएलए को नहीं, पूरे हरियाणा को भेज दिया। राजेश जी, जैसे हम बातचीत कर लेते हैं, किसानों के खातों में मुआवजे की राशि है वो भी जी आ रही है जी। आज भी एक दो लोगों से मैंने सुना था, एक व्यक्ति कह रहा था कि मेरे 4 किले हैं, 4 किलो का 2000 रुपये मुआवजा है। क्या कहोगे? ओलावृष्टि हुई है, किसान पहले ही बर्बाद हो गया। देखो, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा, इनके अपने आदमी होते हैं जिनको मुआवजा दिया जाता है, उनको मीडिया में ला दिया जाता है, भाई इस एरिया में इतना मुआवजा मिला। अभी देखा था ना, वो एक आज तक का एंकर था, वो भी निकाल दिया था, एक बुजुर्ग लेडी वहां पर कह रही थी अब भाई मोदी बनने से हम तो बड़े खुश है, किसानों को ये फायदा हुआ। फिर वो आज तक का एंकर था, दाढ़ी रखता था मेरी तरह, दाढ़ी रखने वाले सच बोलते डरते नहीं, तो उसको निकाल दिया, वो ढूंढ के लिया, वो फिर उसको ढूंढ के लाया, उसने सच बता दी। अब भाई आज तक वालों ने तो हमें ये कही थी, आपने ये बोलना है। ऐसे ही आपके एरिया में हो रहा है, ये जो चमचे कटोरी ये चैनलों के सामने आ जाते हैं और ये झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं दिया इस एरिया में। क्या दिया है मेरे को ये बताओ ना, कुछ नहीं दिया। सरसों की देखी थी आपने? सरसों किसानों का कितना बुरा हाल हुआ है, किसानों के ऊपर तो बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। इस सरकार में आज तक किसी सरकार में अत्याचार नहीं हुआ, किसानों के ऊपर सबसे बड़ा अत्याचार इस सरकार ने किया है। और किसानों की मैं पूरे वर्ल्ड की बात बता देता हूँ आपको, जब तो कहता हूँ मेरे साथ डिबेट में बैठो। पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, तो पूरे हिंदुस्तान को अन्न देता है, और पूरे हिंदुस्तान विदेशों को भी अन्न देता है। मतलब यहाँ से अन्न विदेशों में, बहुत से देशों में जाता है। तो सबसे बड़े देवता अगर देवता माने जाए ना, तो अन्नदाता है, हमारे किसान भाई है, हमारी किसान जो माता है, जो खेतों में काम करती है, उनकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन ये सरकार उनका शोषण कर रही है, शोषण। राजेश जी, जहाँ तक हमें नॉलेज है, आप शायद रेवाड़ी से हैं जी, शायद आपको बुरा भी लगेगा जी, आपने कुछ बातें ऐसी कही हैं जी, क्योंकि प्रश्न उठता है। जी, एक तो आपने ये कहा मैं खट्टर से यहाँ आ रहा था जनसंवाद कर, जी, जी, दूसरा आप ये कह रहे हैं कि मैंद्रेड के युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तीसरा आप रेवाड़ी से हैं, तो जी। मैंद्रेड की राजनीति में आप इतना इंटरेस्ट क्यों रखते हैं? महेंद्रगढ़ की राजनीति में मैं इतना इंटरेस्ट इसलिए रखता हूँ, हमारा जो एरिया है फिर भी महेंद्रगढ़ से काफी आगे है, सच्चाई है, चाहे इंडस्ट्री लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो। और महेंद्रगढ़ से मैं इतना इंटरेस्ट इसलिए रखता हूँ, मेरी काफी रिश्तेदारी है, जान पहचान है, मेरे साथ यहाँ के बच्चे पढ़े हुए हैं, यहाँ के बच्चे पढ़े हुए, उनके थ्रू में उनके गांव में आ जाता हूँ। और महेंद्रगढ़ जिले में क्या, महेंद्रगढ़ हो, नांगल चौधरी हो, इस एरिया में काम नहीं किया। कुंड के बाद, रेवाड़ी से चलने के बाद कुंड जो जगह है ना, कुंड
पुल से आप नागल चौधरी चले जाओ, बहुत बड़ा हो सकता, आप दिखा दो कहाँ काम, ये कहीं काम नहीं गया यहाँ। बर्बाद कर दिया है इस एरिया को राजनीति आदमी, चाहे कोई भी हो। हमारा लास्ट सवाल ये रहेगा, मेरे को सुनने में ये भी आ रहा है, जहाँ तक मेरे को नॉलेज, आपने पहले विधायक का चुनाव लड़ा हुआ है, आगे विधायक का चुनाव आप दक्षिण हरियाणा में कहीं भी वेंदर, नारनौल, नागल चौधरी अकेले के लड़ने वाले तो नहीं है, ये चीज होती है। देखो मैं खुद रेवाड़ी से विधायक के इलेक्शन लड़ा, और विधायक के इलेक्शन लड़ने के बाद मैंने मतलब पार्टी को रिजाइन दे दिया, मेरी आम आदमी पार्टी से नहीं बढ़ी, मैं हूँ दूसरे विचार का आदमी, साफ सुथरी बात कहने वाला, तो मेरे को नेता नहीं बनना। और रही इलेक्शन की बात, टाइम बताएगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, किसी युवा बच्चे को जरूर लड़ा दूंगा, आपके एरिया में वोट मांगने आऊंगा, अगर वो बीजेपी से खड़ा हो गए ना तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। कोई भी मेरे को बच्चा अच्छा लगा उससे मैं पहले बात करूंगा 3, 4, 5 घंटे, अब बेटा तुम्हें ये काम करना है और अपनी बातों पे अमल रही हो, और जो बच्चा इधर से खड़ा हो गया ना उसके लिए मैं 3, 4, 5 लाख रुपए उसके ऊपर भी लगा दूंगा। मैं तो ये चाहता हूँ इस एरिया की तरक्की हो, क्योंकि लुटेरों ने लूट लिया है। आप एक तरफ तो ये कह रहे हो कि मेरे पास कोई कमाई नहीं है, मैं सिर्फ समाज सेवा कार्य करता हूँ, फिर आप ये दो समाज नहीं, कमाई है, खेती है मेरे पास, मेरा बेटा कमा रहा है, मेरा बेटा आज कंपनी में जनरल मैनेजर है, 1.5 लाख उसको तनख्वाह मिलती है, 1.5-2 लाख रुपए मेरे पास किराया आ जाता है, और घर में हम मेंबर 5 है, मैं हूँ, मेरी मिसेज है, मेरा बेटा, मम्मी पापा, मतलब ज्यादा इतना खर्चा नहीं है। गाड़ी का कितना तेल फूकेगा, मेरे तो वैसी सीएनजी की गाड़ी है, लेकिन सीएनजी भी कौन सी सस्ती है, जब मैंने गाड़ी ली 28 रुपए किलो सीएनजी थी, अब 85-88 रुपए होगी। और थोड़ा सा बोलेंगे आज फेसबुक पे किसी पे मतलब बीजेपी के खिलाफ डाल दो, कितनी गालियां मिलेगी, और मोदी के पक्ष में डाल दो, मतलब गालियां भी नहीं मिलेगी और बड़ाई भी नहीं करेंगे लोग। मतलब इतने अंधभक्त हो गए, अंधभक्त नहीं वो गोबर भक्त हो गए, गोबर खा खा के उनका गोबर जैसा दिमाग हो गया।